हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द बीसी फैक्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एमडीयू के बीसी प्रोग्राम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो लेक्चर पूरा यूनिट 1 होगा, जिसमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो एमडीयू पूछता रहता है हर साल। तो उनके यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स ले रखे हैं मैंने डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। देखिए, a data structure is a particular way of organizing, managing, and storing data in a computer, so it can be accessed and modified efficiently. देखिए, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम डेटा को अच्छे से एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जिससे क्या कर सके हम उसको एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके इफिशिएंटली, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके, मतलब आसानी से। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स आर फंडामेंटल फॉर डेवलपिंग एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर जो कि है बहुत फंडामेंटल एक चीज है जो कि सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करते हैं उसके लिए। अगर मैं एकदम पर्टिकुलर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर लूँ, तो आपको कंसीडर करना है डिक्शनरी को एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, अब देखो, डिक्शनरी में क्या होता है कि अल्फाबेटिकली सब कुछ चलता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सब कुछ ऐसे वर्ड्स अरेंज होते हैं। ठीक है, ये मान लो आपने सॉफ्टवेयर बनाया और एक आपके दोस्त ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो भी उसने भी डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या किया उसने, उस सामने वाले बंदे ने, तुम्हारे दोस्त ने उसने क्या किया, उस ए बी सी डी जो अल्फाबेट्स हैं उनको अरेंज नहीं करा। उसने मान लो ए के बाद जेड लगा दिया, जेड के बाद सी का वर्ड्स जितने थे वो लगा दिए, मतलब ऐसे कर दिया। अब सोचो, अगर आपको एक्सेस करना है एम फॉर मंकी, तो आप एक के बाद एक ए बी सी डी, आपको पता है कि हाँ मैं सीधे एम पे जा सकता हूँ, एन के बाद एम, एम के एम पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब आपके दोस्त ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा था, अब उसको एक्सेस करना है जेड। अब उस जेड ने उसको उसने कहाँ डाला है उसको खुद पता नहीं है, क्योंकि अब भाई, अब उस 26 वर्ड्स है, अब 26 वर्ड्स में अब उसने ए के वर्ड्स कहीं और डाल दिए, जेड के वर्ड्स कहीं और डाल दिए, बी के कहीं और डाल दिए, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। और आपको मान लो कि डी एक्सेस करना है, तो आपने पेजेस मतलब निकाले और आप मान लो कि ई पे पहुंच गए, और आपको तो पता है जो डी है वो ई से पहले है। तो आप फिर अब पेजेस को राइट साइड गिराते जाएंगे और सीधे पहुंच जाएंगे डी कीवर्ड्स पे। अब आपका जो दोस्त होगा डिक्शनरी जिसने डेवलप करा है, सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, अब उसको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपने डेटा को अरेंज करा बहुत इफिशिएंट और इफेक्टिवली। ठीक है, और सामने वाले ने नहीं करा है। तो वैसा ही जो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट डेवलप होते हैं उनमें डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत मेजर फंडामेंटल रोल प्ले करता है। ठीक, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। और ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल सेट किया है, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम धीरे धीरे जब बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता चलेगा डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या, तो हमें समझना चीजों का आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो इसका पर्पस क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू हैंडल एंड प्रोसेस डेटा इन ए specific way. They allow developers to manage and organize data effectively for efficient access and modifications. हाँ, तो जैसा मैंने बताया था तुम्हें कि उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सामने वाले दोस्त को तुम्हारे, और लेकिन तुमने एक इफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करा है डिक्शनरी का, तो आपको ये चीजें आसान हो जाएगी एक्सेस करना किसी भी वर्ड को, लेकिन उसको नहीं होगी। तो वैसा ही है, इसमें एक्सेस करना आसान हो जाएगा और मॉडिफिकेशन करना भी आसान हो जाता है जब हम डेटा स्ट्रक्चर का एक अच्छे से पर्टिकुलर वे में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मान लो कि आपको बी के कुछ वर्ड्स को रिमूव करने हैं या बी के कुछ वर्ड्स को इंसर्ट करना है, कुछ भी करना है। अब आप खड़े हैं भैया सी पेज पे, मतलब सी वाले जितने वर्ड्स हैं वहां पे। अब आपको पता था कि हमें बी पे जाना है, आपने पेजेस को राइट साइड गिराए और बी पे पहुंच गए, ये तो आपने एक्सेस करने के लिए किया। अब आपको करना है मॉडिफिकेशन। ठीक, मॉडिफिकेशन क्या करना है, बी पे। अब आपको कुछ इंसर्ट करना है बी के वर्ड्स, तो आप सीधे इजिली एक्सेस करने के बाद मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके दोस्त को यही चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी
मॉडिफिकेशन वगैरह करना, क्योंकि उसको एक्सेस करने में ही इतना समय लग जाएगा कि आप मतलब उतने देर में तो आप पता नहीं कितना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कितना कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था एक डेटा स्ट्रक्चर का एक इंट्रोडक्शन। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, मैंने एकदम आसान तरीके से जो मेरे को समझ आया मैंने वैसे समझाया आपको। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। ठीक है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब जो डेटा वगैरह होते हैं, या वैसे तो प्रोग्रामिंग जब सी या सी प्लस प्लस कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करते हो तब ये मतलब यूज होते हैं। जैसे कि इंटीजर्स है, फ्लोट्स है, कैरेक्टर्स है, पॉइंटर्स है। यहाँ तो सब कुछ थ्योरी है। तो जैसे हमें कुछ ऑपरेशन वगैरह भी करने होते हैं। अब किस पे ऑपरेशन करोगे भाई? तुम करोगे तो इंटीजर्स पे ही करोगे, फ्लोट्स पे ही करोगे, या कैरेक्टर्स पे करोगे। इन्हीं सब चीजों पे तो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक, तो जैसे जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है वो क्या है? इंटीजर्स है, फ्लोट्स है, कैरेक्टर्स है और पॉइंटर्स है। ये चार है। मतलब और भी शायद होंगे, मेरे को उतना मैंने ये इन्हीं चीजों को कंसीडर कर रखा है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या है? इंटीजर्स। जो इंटीजर्स तो तुम्हें पता होगा कि जो होल नंबर होते हैं वो हो गए। फ्लोट्स वो हो गए जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं, जैसे 1.3, या वो ले लो पाई की वैल्यू 3.14, तो ये फ्लोट्स में आ गया। कैरेक्टर्स फॉर सिंगल कैरेक्टर स्टोरेज। जो सिंगल कैरेक्टर स्टोरेज देखा होगा तुमने, A B C, ये सब हो गए कैरेक्टर्स। ठीक है, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स तो आई थिंक तुम्हें अगर पता हो तो अच्छी बात है। बाकी ये आगे देखेंगे जब हम आगे आने वाली यूनिट्स में, उसमें बता दूंगा। लेकिन अभी मैं ऊपर से बता देता हूँ तुम्हें। जो पॉइंटर्स होता है, तो जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, अब वेरिएबल बनाया हमने। अब उस वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर कर दिया हमने, मान लो 10 12 कुछ भी स्टोर कर दिया। अब वो वेरिएबल जो होगा वो भाई कुछ उसका मेमोरी एड्रेस तो जरूर होगा। हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में उसका मेमोरी एड्रेस जरूर होगा। अब उस जो मेमोरी एड्रेस होता है, अब उसको स्टोर करने के लिए एक दूसरा हम मतलब एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंटर्स। ठीक, बाकी आने वाले लेक्चर में मैं अच्छे से बता दूंगा पॉइंटर्स को एकदम अच्छे एग्जाम्पल के साथ। Non-primitive data structures. There are more complex and built upon primitive data types. Classification क्या है? Linear data structures and non-linear linear data structures. मतलब non-primitive data structure के classification में linear and non-linear data structures है। ठीक है, तो अब linear data structures क्या होते हैं? Data is arranged sequentially and each element is connected to its previous and next element. जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो लीनियर मतलब कि सीक्वेंसली हमें मतलब एक के बाद एक डेटा जो होंगे अरेंज होंगे। ठीक है, और जो हर एलिमेंट्स होंगे वो कनेक्ट होंगे अपने एक प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से। तो देखते हैं इसके टाइप्स क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के। एरेज, ये देखो भाई इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से समझना। और तुमने आई थिंक सी लैंग्वेज में ये पढ़ा भी होगा एरेज को। इसका डेफिनेशन देखो, ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। जो एलिमेंट्स होते हैं उसका वो एक कलेक्शन में होंगे, और वो क्या होंगे? स्टोर होंगे कैसे? कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, बेस्ट फॉर स्टैटिक एंड यूसेज क्या है इसके? बेस्ट फॉर स्टैटिक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब स्टैटिक ये क्या होता है? जैसे हमने एग्जांपल देखो, जैसे एरे हमने 5 साइज का डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब उसमें क्या है? 1 2 3 4 5 हमने 5 एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर पाए। तो अगर हमें चाहिए होगा 6, तो 6 हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो ये स्टैटिक है। जब बढ़ा पाएंगे तो डायनेमिक होगा, वो हम आगे देखेंगे। बाकी जितना हमें अभी यूसेज है वो बता रहा हूँ मैं। अब एरेज मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि एरेज में क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में मतलब लगातार होंगे, और जो हम स्टोर करेंगे वो एक ही सिमिलर डेटा टाइप्स होंगे। देखो जैसे 1 2 3 4 5 क्या है? ये सारे के सारे इंटीजर्स है। अगर हमें फ्लोट लेना होता तो फ्लोट क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लोट डालते डेटा टाइप और एरे, फिर जितना साइज का हमें बनाना है वो, उसके बाद 3.14 2.3 4.5 कुछ भी हम डाल सकते थे। और कितना डाल सकते थे? जितना साइज हमने बनाया है। और
हाँ, तो इतना मैंने बता दिया। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कि ये देख लो। अब ये क्या है, एक सेकेंड। हाँ, आप देखो, जो एरे है ये हमने बना रखा है, कितने साइज का है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 इसलिए है क्योंकि ये 0 से इंडेक्सिंग से शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब 2 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद क्या है, 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 18। कॉन्टिन्यूअस है, एक के बाद एक, मतलब 0 1 2 3 4 हर लोकेशन पे एक के बाद एक है। ये एलिमेंट स्टोर एरे में, ठीक है। ये जो अंदर हो गए, जो ब्लॉक्स के अंदर हो गए, ये एरे एलिमेंट्स है, और ये जो नीचे है ये एरे के इंडेक्सेस है। अब ये जो एरे के इंडेक्सेस है, यही तो है हमारे एड्रेसेस, लोकेशन जो उसका होगा। अब मान लो 2 का लोकेशन क्या है, 0, 4 का लोकेशन क्या है, 1, 8 का लोकेशन क्या है, 2। मतलब लोकेशन मतलब कि इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। ये हो गया एरेस का क्या मतलब इलाज है, वो हो गया एरेस का। अब हम देखेंगे लिंक लिस्ट, ठीक है। इस सीक्वेंस ऑफ नोड्स ईच कंटेनिंग डेटा एंड रेफरेंस लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ये भी सीक्वेंसली ही स्टोर होता है उसमें, लेकिन इसमें नोड्स होते हैं, ठीक। ईच कंटेनिंग डेटा, और जो नोड्स होंगे वो डेटा स्टोर करते हैं। एंड रेफरेंस, और रेफरेंस मतलब एक लिंक, एड्रेस स्टोर करते हैं जो आने वाला अगला नोड है उसका, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यूसेज ऑफ क्या है, इसके यूसेज क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ। लिंक लिस्ट एग्जांपल्स, हाँ, ठीक है। ये देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको, एक नोड होगा, उसमें क्या होगा, डेटा होगा और रेफरेंस होगा, यानी कि एड्रेस लिंक होगा अगले वाले का। ये देखो, ये नोड हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, डेटा हो गया। डेटा के बाद क्या है, नेक्स्ट, एक नेक्स्ट जो है पॉइंटर है। ये क्या कर रखा है, इसमें एड्रेस होगा किसका, अगले वाले नोड का। फिर ये हो गया, फिर इसमें क्या नोड हो गया, नोड के अंदर डेटा, डेटा के अंदर नेक्स्ट, जो कि किसका स्टोर करेगा एड्रेस, इस वाले का, नोड का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा लिंक लिस्ट। जैसे कि ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड। अब ये हेड है, मतलब जहां से शुरू हो रहा है लिंक लिस्ट, और ये नल है, मतलब पता चल गया हमें कि यहाँ से लिंक लिस्ट खत्म हो रहा है हमारा। डेटा कैसे स्टोर्ड है, सीक्वेंसली, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सीक्वेंसली भी स्टोर है, डेटा 1 अंदर, नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसका रेफरेंस इसके पास, फिर ये, फिर इसका इसके पास रेफरेंस, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, इसका। तो ये लिंक लिस्ट है। और बाकी ये जो एरेज लिंक लिस्ट है, हम यूनिट 2 में है शायद, एरेज और लिंक लिस्ट। तो हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा हमें, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं यूसेज फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड इंसर्शन। ये डायनामिक, जैसे मैंने इसमें बताया था स्टैटिक, और इसमें क्या दिखा रहा है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, और उसमें स्टैटिक है। यानी कि जब हमने एरेज में हमने एरे बनाया था, हमने डेटा को तो सीक्वेंस से स्टोर कर लिया, लेकिन हमें जब मान लो कि रन टाइम पे जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें मान लो कि हमें 6 बच्चों का डेटा स्टोर करना है या 10 बच्चों का, तो ये चीज़ हमारे लिए इसमें बहुत मुश्किल हो सकती थी। लेकिन यही चीज़ हमारे लिए लिंक लिस्ट में आसान हो गई है, हो जाती है। इसलिए इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में भी यूजफुल माना जाता है, और इसमें इंसर्शन और डिलीशन भी करना बहुत आसान होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा आपको। इंसर्शन, इंसर्शन कैसे कैसे यहाँ पे, हाँ ये रहा, चलो देखो, ये एक नोड हो गया, 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 ये एक नोड हो गया। डेटा क्या है इसमें, ए, ठीक है। इसमें एड्रेस किसका स्टोर होगा, इसका। फिर इसका, इसके पास किसका एड्रेस स्टोर होगा, इसका। इसके पास किसका स्टोर होगा, इसका, ठीक है। आप देखो, इंसर्शन करना है हमें, इंसर्शन, हाँ ठीक है, इंसर्शन करना है। इंसर्ट हमने क्या किया, ई को, मतलब इस वाले नोड को, ठीक है। आप देखो, जब इसके पास ये किसके बाद किसके साथ कनेक्ट था, सी के साथ, लेकिन अब हम क्या किए, जो इस हमने एक नोड लगाया, ठीक।
अब जो बी को कनेक्ट कर दिए किसके साथ, ई के साथ, मतलब कि अब इसके पास किसका स्टोर होगा, एड्रेस इसका, ठीक। अब ये यहाँ से टूट के अब यहाँ से कनेक्ट हो गया है। अब इसके साथ जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका एड्रेस होगा उसको इसमें डालना पड़ेगा, तो फिर ये एक इंसर्शन आसानी से हो जाएगा। देखो ए के बाद क्या आया, बी, बी के बाद क्या आया, ई के बाद सी के बाद डी, और फिर नल, यानी कि अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये सब इंसर्शन और डिलीशन करना बहुत आसान होता है। अब मान लो कि यही हमें सी को डिलीट करना होता, मान लो ये भी है नहीं, ठीक है, सी को डिलीट करना होता, तो हम क्या करते, अब सी को हटा दिया यहाँ से। अब जो बी का जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर होगा वो किसका डेटा एड्रेस स्टोर करेगा, डी का, ठीक है, और यहाँ से सी हट जाता। बाकी जो प्रोग्राम होते हैं उनमें तो मतलब अच्छे से बताया जाता है, लेकिन मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, तब थोड़ा समझ आने लगेगा उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट जो पॉइंटर होता है उसको नल कर दिया या ऐसा वैसा कुछ कुछ हमें कोड करना पड़ता है। लेकिन मैंने अभी ऊपर ऊपर से जो बता दिया है इसमें समझ जाइए आप कि आसान हो जाता है हमें इंसर्शन और डिलीशन करना। अब वही एरेज में हमको करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखते हैं स्टैक, ठीक है। डेफिनेशन, फ्लो फॉलोज LIFO लिस्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ठीक है। ये देखो मैं बता रहा हूँ स्टैक का, स्टैक तो आपको पता ही होगा। आप शादी पार्टी फंक्शन में गए, आप आपको खाना खाने का मन किया, ठीक है। अब वहां पे रखे हुए बहुत सारे प्लेट, अब सबसे नीचे एक प्लेट होगा, उसके बाद एक प्लेट होगा, फिर एक प्लेट होगा, मतलब मैं दिखाता हूँ एक वैसे मतलब डायग्राम बना के, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट। अब देखो लिस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब लास्ट में कौन आया, ये प्लेट, इसको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सा आया, ये वाला, फिर ये निकाल सकते हैं। यानी कि जो लास्ट में आएगा उसको सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले जो आया उसको सबसे लास्ट में निकालेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले निकालेंगे। स्टैक जैसे ही आपको याद आए, आप अपने घर में जो आपने किताब सजा रखे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो वो स्टैक हो गया, इसको याद कर लीजिएगा बस, स्टैक समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। यूज इन एक्सप्रेशन एवोल्यूशन, इवोल्यूशन, बैक ट्रैकिंग, फंक्शन कॉल्स, इन सब में यूसेज है इसके। एक्सप्रेशन एवोल्यूशन मतलब कि कुछ प्रीफिक्स इनफिक्स वगैरह जो होते हैं उनमें यूज होते हैं इस टाइप का। बैक ट्रैकिंग में यूज होता है, जो रिकर्जन बैक ट्रैकिंग होते हैं उनमें यूजेस हैं इनके। और फंक्शन कॉल्स के लिए भी इस टाइप का यूज किया जाता है, मतलब कॉल स्टैक। ऑपरेशन पुश पॉप, जब हमें कोई चीज मतलब कोई एलिमेंट्स को डालना है, मान लो कि एक ये प्लेट नहीं है, डेटा मान लो, तो ABCD है। अब मान लो कि हमें ई डालना है, तो हमने ई यहाँ पे डाला, ठीक है, तो वो हो गया पुश ऑपरेशन। और जब हमें निकालना है, मान लो कि इसको हमें निकालना है इस वाले प्लेट को, तो वो हो गया पॉप ऑपरेशन, यानी कि रिमूव, ठीक है। स्टैक का ये है। क्यू भी कुछ सिमिलर सा वैसा ही है, लेकिन इसके कुछ यूसेज और जो टाइप से ये अलग अलग होते हैं। तो डेफिनेशन देखो क्यू का, क्यूज फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। फीफो, फीफो जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको सोचना आप रेलवे के टिकट काउंटर पे खड़े हैं या कहीं भंडारा में कहीं खाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब भंडारे में क्या होती है, लाइन लगती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब आप खड़े हैं लास्ट में भैया, जो सबसे पहले जो खड़ा था वो सबसे पहले थाली अपने प्लेट में लेगा खाना पीना, कि नहीं लेगा, वही लेगा। तो वो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले वो आया तो पहले लेके निकल लिया, उसके बाद जो आया वो लेके निकल लिया, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा। ये होता है क्यूज का एग्जाम्पल, ठीक। यूसेज देखिए, यूज इन शेड्यूलिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये शेड्यूलिंग वगैरह में यूज होता है, जैसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट में पढ़े होंगे शेड्यूलिंग वगैरह, तो उन सब में क्यूज के यूसेज है, ठीक। अब टाइप्स वगैरह की बात मैं क्या ही करूं, क्योंकि टाइप्स अभी इसमें मतलब आप इतना बस पढ़ लो कि क्या है, क्योंकि ये हम डिटेल में जब इनके जो यूनिट्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है इस टाइप क्यूज के, तो उनमें हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बाकी अभी बस इतना जान लीजिए कि टाइप्स इसके सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, ये सब होते हैं, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था भैया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब नॉन लीनियर में क्या होगा, डेटा सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होगा, ठीक है। नॉन लीनियर में डेटा सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, ऑफन है हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, मतलब हायरार्किकली डेटा स्टोर होंगे। जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको इन सब चीजों को, क्योंकि इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ आने लगे अच्छे से। जैसे कि ये हो गया, मान लो मतलब थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन मान लो एक बार समझ लेते हैं इसको। हाँ, जैसे कि एक
ये हो गया, नोड नोड कहते हैं, हाँ नोड हो गया, फिर इसके बाद एक हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। मतलब डेटा को हम ऐसे सीक्वेंशियली स्टोर नहीं कर रहे, मतलब ऐसे एक ये नोड, फिर मतलब यहाँ पे रुको यार, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हायरार्किकल डायग्राम, हाँ 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 ठीक है, ये हो गया। देखो, ये मान लो कि ये हमारे दादाजी हैं डेटा के रूप में, ठीक है। उनके दो लड़के हैं, यानी कि हमारे पिताजी और चाचा जी। अब हमारे पिताजी के दो बेटे हैं, एक ये एक ये। लेकिन ये चाचा का बेटा कैसे हो गया, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। तो अब ये हायरार्किकली डेटा स्टोर है, ठीक। लेकिन लीनियरली में क्या होता था, एक फिर दो फिर तीन चार पांच ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हायरार्किकली स्टोर्ड है डेटा। कहाँ गया ये रहा, ठीक है। जैसे कि trees a hierarchical data structure consists of nodes with a single root node and potentially many children। ये hierarchical data structure में क्या होगा, consist of nodes के बने होंगे वो data structure, ठीक है। hierarchically इसमें क्या होगा, एक with a single root node, उसमें एक single root node होगा, root मतलब जड़, जहां से start हो रहा है वो, and potentially many children, और उसके क्या बहुत सारे चिल्ड्रंस होंगे। एक सेकेंड, ये रहा ट्रीज का एक एग्जांपल, ट्रीज इन डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, तो देखो भैया, ये हो गया, एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया रूट, जहां से डेटा स्ट्रक्चर हमारा शुरू हो रहा है ट्रीज का। उसके बाद इसके चिल्ड्रन ये बी सी, फिर अब ये रूट हो जाएगा इन दोनों के लिए। अब इसके चिल्ड्रन डी ई, यानी कि अभी ये रूट है, उसके बाद बी सी चिल्ड्रन है, फिर डी, फिर रूट हो गया इस एच और आई के लिए, मतलब कि ये रूट हो गया, ये चिल्ड्रन हो गया, फिर ये किसी के लिए रूट होगा, उसके चिल्ड्रन होंगे, फिर ये किसी के लिए रूट होगा, उसके चिल्ड्रन होंगे। चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड इस वाले के लिए बस, लेकिन है ये चाइल्ड नोड किसके लिए, बी के लिए। तो ये हो गया हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब हम ग्राफ भी सर्च कर ही लेते हैं, ग्राफ का डेफिनेशन भी बताता हूँ मैं भी। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ। is set of nodes vertices connected by edges allowing representation of complex relationship। मतलब कि ये set of nodes होते हैं, लेकिन nodes को vertices consider करते हैं इनमें, connected by edges से connect होते हैं, और allowing representation of complex relationships को दिखाने के लिए हम graphs वगैरह का यूज करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है, ये हो गया नोड्स जिसको हम वर्टिसेस बोल रहे हैं, तो ये हो गया नोड्स वर्टिसेस नोड्स नोड्स, ये नोड मतलब ये सारे नोड हो गए। अब ये कनेक्ट किससे है, एजिस से, एजिस से कनेक्ट है। मान लो ये ये आप हो मान लो, ठीक है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, और ये आपका भाई है, और ये आपका मान लो कोई दुश्मन है, ठीक है। आप ये हो, गर्लफ्रेंड ये है, भाई ये है, ये दुश्मन है। आप कनेक्ट किससे हैं, एजिस से कनेक्ट है, यानी कि कनेक्शन किससे है, एजिस से, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्ट है, अपने भाई से कनेक्ट है, लेकिन आपके दुश्मन से कनेक्ट नहीं है। लेकिन आपका भाई जो है वो आपके दुश्मन से जरूर कनेक्ट है, और आपकी गर्लफ्रेंड जो है आपके दुश्मन से कनेक्ट है, और जो गर्लफ्रेंड जो आपकी ये है, और ये आपके भाई से कनेक्ट है। ऐसा कुछ समझ लीजिए, रिलेशनशिप दिखा रहा है ये, ठीक है। वर्टिसेस ये होते हैं नोड्स जिनको बोलते हैं हम, और जिससे कनेक्ट होते हैं उनको एजेस बोलते हैं। ये हो गया ग्राफ का, ठीक। तो हमने इतना देखा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और टाइप्स क्या हैं उनमें, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव देखिए, लीनियर और नॉन लीनियर आते हैं इसमें नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। इतना हमने अभी तक देख लिया है। अब हम जानेंगे एप्लीकेशंस क्या है भाई। हम डेटा स्ट्रक्चर तो देखते जा रहे हैं कि टाइप्स ये होते हैं, ये होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एरेज, लिंक लिस्ट, ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वैसे तो मैंने जहाँ तक बताया है उनमें आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन देखता हूँ मैं इनमें क्या क्या बताना है मुझे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर से आपको याद आ गया होगा सीक्वेंसली में क्या कौन कौन से थे, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये लीनियरली थे, ठीक है।
फिर नॉन लीनियर में जहाँ सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होते, यानी कि हायरार्किकली होते हैं, यानी कि वो ट्रीज और ग्राफ, जैसे कि ये रहा ट्रीज और ग्राफ। ठीक, आई थिंक समझ आ चुका होगा आपको। अब मैं देखता हूँ इसका एप्लीकेशन। तो स्टैटिक डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन में क्या एरेज का क्या है, स्टैटिक डेटा स्टोरेज, आइडियल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑफ फिक्स्ड साइज लाइक मंथली टेम्परेचर और सेल्स डेटा। यानी कि जो एरे बनाया हमने, ठीक है, लो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये एरे हो गया, इसमें कुछ लाइंस वगैरह लगा देता हूँ। एक ब्लॉक बनाता हूँ एरे का, हाँ ठीक है। बस आइडियल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑफ फिक्स्ड साइज, मैंने जैसा कि बताया था आपको, फिक्स्ड साइज मतलब जितना आपने साइज डाल दिया उतना ही आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 साइज का एरे है, तो 6 से ज्यादा हम एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, फिक्स साइज है। लाइक मंथली टेम्परेचर और सेल्स डेटा, यानी कोई भी हमने डाल दिया, आपका एज डाल दिया, मतलब मान लो 12 साल 18 साल 20 साल जो भी है वो हमने स्टोर कर दिया। और अब मान लो कि आपको स्टोर करना था किसी चाचा के ताऊ के लड़के के मतलब किसी रिश्तेदार का एज स्टोर करना था, तो आपको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया, क्योंकि एरेज में हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो यही हो गया, ये फिक्स साइज हो गया। ठीक है, स्टैटिक डेटा स्टोरेज मैंने बता चुका है ये सब चीजें, लेकिन मैं एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन जैसे एग्जाम में आता है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, तो आपको कैसे लिखना है ये सब समझ आ जाए। ठीक है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस, जैसे कि यूजफुल फॉर हैंडलिंग डेटा इन लार्ज सेट्स ऑफ फॉर क्विक कैलकुलेशंस, मतलब कि ये सब मैथमेटिकल और स्टैटिक्स में भी कंप्यूटेशंस में काम आते हैं। यूजफुल हैंडलिंग डेटा, मतलब डेटा हैंडलिंग के लिए लार्ज सेट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर क्विक कैलकुलेशंस। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल एरे यूज इन इमेज प्रोसेसिंग वेयर ईच पिक्सल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जब हम इमेज को प्रोसेस करते हैं तो जो उसके जो पिक्सल्स होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपने शायद अभी आपका होगा नहीं बीसीए में, ये बाद में आएगा 4th 5th सेमेस्टर में। तो जो पिक्सल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये हो गया इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल। और आपको अगर कुछ सर्च करना हो, देखना हो कि एरएस के रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है या एप्लीकेशंस कहाँ का है, तो आप कर सकते हैं सर्च करके। बाकी ये बस ऊपर ऊपर से आप समझ जाइए, बहुत है इतना। लिंक लिस्ट, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, मैंने डायनामिक बता दिया था कि जो जहाँ पे हम डेटा को मतलब एलिमेंट्स को स्टोर और आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब साइज फिक्स नहीं है, यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं कितना भी, इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। लेकिन डायनामिक में तो हमें साइज बढ़ाना होता है, तो ये हो गया। इम्प्लीमेंटिंग अगर डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, जो स्टैक और क्यूज जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो भी लिंक लिस्ट से ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हेल्प्स मैनेज फाइल्स इन अ वे दैट अलाउज फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन, फास्ट इंसर्शन और डिलीशन के लिए लिंक लिस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, फाइल्स में और कहीं पे भी हमें वो करना होता है तो एक्सेस वगैरह करना होता है तो लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब आसानी से कर सकते हैं हम लोग। वैसे इससे भी आसान होता है एरेज में क्या करना, इंसर्ट करना, लेकिन कहाँ पे इंसर्ट करना, एट द एंड। और लिंक लिस्ट में कहाँ पे, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। और एक्सेस करना एरेज में आसान होता है, लिंक लिस्ट में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एरेज में एक के बाद एक होगा। हमें एक का एड्रेस मिल गया, मान लो कि हाँ 20 है, 20 का एड्रेस मिल गया 0, अब स्टोर हमें एक्सेस करना 5, तो 0 से हम यहाँ जाएंगे 5 पे, 1 2 3 4 5, हम 5 पे 5th एड्रेस पे चल जाएंगे। ठीक है, स्टैक का क्या एप्लीकेशन है, evolution and syntax parsing used in calculators, compilers and syntax parsers। ये सब मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के लिए और बैक ट्रैकिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये रहा बैक ट्रैकिंग। तो यही सब हो गया स्टैक का, वो मैंने ऊपर बता दिया, जितना डिटेलिंग बताया उतना ही ये सब कुछ है। स्टैक भी बता दिया था, क्यूज भी बता दिया। ठीक है, जो शेड्यूलिंग वगैरह में यूज होता है, अदर मैनेजमेंट यूज्ड इन सिनेरियोज वेयर ऑर्डर इज क्रूशियल सच एज वेटिंग लाइंस इन टिकटिंग सिस्टम, ये सब क्यूज में आ गए। ठीक, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे टिकट वाला आप डाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ट्रीज represent data with hierarchical relationship like organizational structure और folder system। तो ये भी मैंने बता दिया, हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाता है ट्रीज। ठीक है,
databases and indexing used in binary search tree for quick data retrieval. ये बाइनरी सर्च BST में भी यूज होता है, मतलब डेटाबेस इंडेक्सिंग करने के लिए यूज होता है. रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज फॉर प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एंड ऑटो कंप्लीट इन सर्च इंजन. जो सर्च इंजन होते हैं उनमें जो यूज यूज फॉर प्रिडिक्टिव टेक्स्ट के लिए यूज होता है ये. मतलब ये सब आप अभी समझ लो सर. बाकी जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम और डिटेलिंग में देखेंगे. ग्राफ नेटवर्क रिलेशनशिप जैसा कि मैंने दिखाया था आपको, आपका भाई, आपकी गर्लफ्रेंड और आपका दुश्मन, ये सब थे. और वही चीज देख लो सोशल मीडिया, सोशल जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया. लिंक्डइन पे भी देखा होगा आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं. फेसबुक पे देखा होगा. ये सब यूज करते हैं ग्राफ का. ठीक है. जो एल्गोरिथम्स होते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स यूज इन एल्गोरिथम्स टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ सच एज इन गूगल मैप्स. जो गूगल मैप्स में जो हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, मान लो आपको आपके स्कूल तक जाना, स्कूल तक जाने के आपके बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन जैसे हम गूगल मैप वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हमें दिखाता है. तो वही हो गया ग्राफ का यूज करता है. ठीक है. इतना अभी तक हमने देख लिया है. अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या है कि मान लो कि इसमें क्या होता है कि जो एल्गोरिथम हमने बना रखा है, ठीक है, वो कितना आपका रिसोर्स यूज कर रहा है. वो रिसोर्स क्या हो सकता है, टाइम और स्पेस. कितना आपका टाइम यूज कर रहा है और कितना आपका स्पेस यूज कर रहा है. तो वही दो टाइप्स है. द मेन टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सॉरी, द मेन टू टाइप्स आर क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. देखो कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो कितना टाइम ले रहा है, वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. और वो प्रोग्राम जो हमने बनाया वो कितना स्पेस ले रहा है, वह उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. ठीक. तो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. measures the time on an algorithm takes to execute as a function of input size. जैसे जैसे जो उसका इनपुट साइज है वो उस बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस हिसाब से वो टाइम कितना ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है. ठीक है. समझ जाओ कि जितना वो टाइम ले रहा है उसी वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो. ठीक. अब इसके जो कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज है जिसमें हम बता सकते हैं ना भाई इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका इतना कॉम्प्लेक्सिटी है. मतलब जैसे हम मान लो कि आपको घर से जाना है अपने स्कूल, उसका उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और आपके लाइब्रेरी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर मान लो. तो अब आप बता पा रहे हैं ना उसी यूनिट में कि हाँ भाई यहाँ का 1 किलोमीटर है, वहाँ का 10 किलोमीटर है. वैसे टाइम का भी तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी हमें बता कैसे मेजर कर रहे हैं, मतलब कैसे बताते हैं. तो ये बिग ऑफ 1, ये बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन स्क्वायर. तो ये कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज होती है. तो जो कांस्टेंट टाइम लेती है, यानी कि एकदम कांस्टेंट टाइम. मान लो आपको आपके स्कूल तक जाना है, आपको 5 मिनट लगता है जाने में, बस 5 मिनट. और आप आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, एकदम 5 ही मिनट लगेगा आपको जाने में. तो एकदम कांस्टेंट टाइम है उसका. क्या है, कांस्टेंट टाइम है. तो उसको क्या बोलते हैं, बिग ऑफ 1. जब कांस्टेंट है तो बिग ऑफ 1. एग्जीक्यूशन टाइम इज कांस्टेंट. एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अगर पैरामीटर में देखा जाए तो एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट. तो जो एरे में जो हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं वो एक बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है. मतलब कि ये बहुत बहुत फास्ट हम एक्सेस कर पाते हैं एरेज में. यही हमारा एडवांटेज हो जाता है हमें एरेज में. ठीक है. एक्सेस करना एरे में बहुत आसान होता है और बहुत फास्ट होता है. और इसीलिए इसका ये क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है तो ये बहुत फास्ट करता है. ठीक है. कांस्टेंट है इसीलिए. लॉगरिथमिक टाइम, बिग ऑफ लॉग एन. इसको बिग ऑफ लॉग एन बोलते हैं. यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेज लॉगरिथमिकली. मतलब लॉगरिथमिकली बढ़ता रहता है उसका एग्जीक्यूशन टाइम. जैसे एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको बाइनरी सर्च का, तो मैं बताता हूँ. बाइनरी सर्च, ओह शिट भाई, बाइनरी सर्च एग्जांपल. ठीक है. अब आपको कैसे दिखाऊं मैं आसान सा कोई, ये ले लेते हैं. तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च. ठीक है. अब बाइनरी सर्च में आपको एक चीज बहुत कॉमन दिख रही होगी. ये क्या है,
ये सॉर्टेड है। बाइनरी सर्च में हमेशा एलिमेंट्स क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे। 10, 14, 19, 26, 27, 31, ये सब कुछ सॉर्टेड होंगे। और इसमें क्या है, मान लो कि आपको एक्सेस करना था 27, या मान लो हाँ 27, क्योंकि एकदम आसान सा एग्जांपल अभी ले लेते हैं हम। और ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है। स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 9 क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी करके दिखा नहीं रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। 0 और 9 क्या होता है, 9 हो गया। अब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये इंटीजर है तो 4 पॉइंट कुछ भी हो तो वो 4 कंसीडर किया जाएगा। अब वो जो 4 होगा वो इसका मिडल वैल्यू होगा। क्या होगा, मिडल वैल्यू। अब हमको चाहिए क्या था, 27 ही चाहिए था। अब हमने इसको एक्सेस कर लिया। मान लो कि ये और बड़ा होता, और बड़ा होता, ठीक है, और बड़ा होता, तो अब इसका ये 0 हो गया। उसका मान लो एंड इंडेक्स हो जाता उसका 15। अब 15 और 0 कितना होता है, 15। और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7.5 आएगा। ठीक, अब उसको वो कंसिडर क्या करेगा, 7, यानी कि उसका मिडिल एलिमेंट ये हो जाएगा। अब चाहिए क्या था आपको, 27, यानी कि जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जा रहा है, इनपुट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये लॉगरिथमिकली बढ़ता जाएगा। वही हो गया ये बाइनरी सर्च। अब आएगा लीनियर सर्च, यानी कि टाइम ग्रोज लीनियरली, मतलब कि लीनियरली बढ़ता जाएगा। ठीक, विथ इनपुट साइज, जैसे कि सिंगल लूप थ्रू एन एरे, एक एरे में चलाने के लिए बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। यानी कि 4 लूप लगाया आपने और उसको चलाया प्रिंट करने के लिए 10 तक, तो 10 तक ही चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, यानी कि लीनियर टाइम लग रहा है। ठीक, क्वाड्रेटिक जब हम नेस्टेड लूप लेते हैं, यानी कि 4 लूप के अंदर 4 लूप, मतलब कि 2D एरे वाला, तो वैसा कुछ लेता है बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये था आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, measures the memory needed by an algorithm as input size increases। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसको कितना स्पेस चाहिए, वो वही हो जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कंपोनेंट्स, ऑक्सिलरी स्पेस, एक्स्ट्रा मेमोरी द एल्गोरिथम नीड्स बिसाइड्स द इनपुट। इनपुट के बाद भी अगर उसे कोई एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो वो ऑक्सिलरी स्पेस हो गया। इनपुट स्पेस मेमोरी यूज टू स्टोर इनपुट डेटा, जो स्टोर हम कर रहे हैं डेटा, इनपुट डेटा हम, वो हो गया इनपुट स्पेस। और कॉमन कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ एन, और बिग ऑफ वन और बिग ऑफ एन। तो जो फिक्स्ड मेमोरी यूसेज लेती है, जो फिक्स्ड साइज मेमोरी यूसेज होती हैं, उनको हम ले लेते हैं बिग ऑफ वन। ठीक है, मेमोरीज ग्रोज लीनियरली विद इनपुट साइज, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, और तो मेमोरी अगर बढ़ रहा है, ले रहा है ज्यादा, तो वो हो गया बिग ऑफ एन। ये हो गया स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इतना समझ आ चुका होगा आपको। अब देखते हैं हम इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, इट मेजर्स हाउ वेल इट परफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस। ये मतलब कि कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा है, जैसे जैसे टाइम और स्पेस इंक्रीज, स्पेस बढ़ता जा रहा है एज ए इनपुट साइज इंक्रीजेस। ठीक है, efficient algorithms use minimal resources, completely tasks quickly with little memory, which is crucial for the handling large data sets or real time processing। क्या कह रहा है, जो efficient algorithms होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिनिमल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, कंप्लीटिंग टास्क क्विकली विथ लिटिल मेमोरी, टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं, करते हैं लिटिल मेमोरी, मतलब कम मेमोरी में, विच इज क्रूशियल, जो कि क्रूशियल होता है फॉर हैंडलिंग लार्ज सेट्स। जो मान लो कि बहुत सारा डाटा आ गया आपको, लार्ज सेट ऑफ डेटा, तो उस टाइम ही थोड़ा क्रूशियल हो जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम मेजर्स हाउ वेल इट परफॉर्म्स। ये एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम ये मेजर करता है कि कोई एल्गोरिथम है वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एज उसका इनपुट साइज और स्पेस बढ़ता जा रहा है, बहुत टाइम एंड स्पेस बढ़ता जा रहा है एज इनपुट साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे एज इनपुट साइज इंक्रीजेस हो रहा है तो कैसा वो बढ़ता, मतलब इफिशिएंट हो रहा है प्रोग्राम आपका एल्गोरिथम। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो जो बेस्ट केस होते हैं, ठीक है, द मिनिमम टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स एन टू कंप्लीट इट्स टास्क गिवन द मोस्ट फेवरेबल इनपुट। मतलब कि जो हमने एरे का एग्जांपल लिया था, तो बिग ऑफ वन में वो आप एक्सेस कर पा रहे थे टारगेट एलिमेंट को। ठीक है, तो वही होता है बेस्ट केस, जो कि बिग ऑफ वन पे आपका आ रहा है। लीनियर सर्च में बता रहा हूँ मैं आपको ये। फर्स्ट केस, द मैक्सिमम टाइम एन एल्गोरिथम, जो मैक्सिमम टाइम लेता है एक एल्गोरिथम
takes to complete for the most favorable input, often defining the algorithm upper time bound। मतलब कि worst case है, मतलब कि हम worst case ले रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं तो वो हो गया, एक एरे है। अब बेस्ट केस क्या होता है उस एरे में, अगर आपको चाहिए होता पहला एलिमेंट तो वो 0 पे रहता, तो वो हो गया बेस्ट केस। अब वर्स्ट केस क्या है, आपको एक्सेस करना है लास्ट एलिमेंट, तो वो सर्च करते करते क्या 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, मतलब करते 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 वो लास्ट पे जाएगा, तो ये हो गया वर्स्ट केस। ठीक है, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। एवरेज केस, द एक्सपेक्टेड टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स फॉर एन टिपिकली इनपुट, मतलब एक एक्सपेक्टेड केस ले रहे हैं, वो हो गया एवरेज केस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। मतलब ये मोर देन इनफ है, जितना बता दिया मैंने एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, ये मोर देन इनफ है, तो इतना भी आप कर लो बहुत है। व्हाट इज स्ट्रिंग? A string is a sequence of characters typically is used to represent text data in programming। क्या होता है, जो कैरेक्टर्स क्या होता है आपको पता है, A B C D, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं जो मतलब जेड तक। लेकिन स्ट्रिंग में क्या होगा, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब वो सीक्वेंस में होगा। जैसे मान लो कि सोनू है मेरा नाम, तो SONU सोनू स्टोर होगा सीक्वेंसली। टिपिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट डेटा इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में यूज होता है। इट कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड इवन स्पेसिस। ये क्या करेगा, लेटर्स भी कंटेन कर सकता है, नंबर्स भी, सिंबल्स भी एंड इवन स्पेसिस, स्पेसिस भी है। स्ट्रिंग्स आर essential for handling text and many programming languages provide built-in support for string। मतलब कि इसमें मतलब बिल्ट इन सपोर्ट भी कुछ हमें मिल जाता है स्ट्रिंग्स में। ठीक है, अभी नीचे देखेंगे हम। allowing various operations to manipulate and analyze text, मतलब कि कुछ कुछ ऑपरेशंस करने के लिए हमें मिल जाते हैं। जैसे इजेंटल स्ट्रिंग ऑपरेशन का क्या है, कॉन्केटेनेशन, जॉइंस टू आर मोर स्ट्रिंग्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, तो एक हेलो एक स्ट्रिंग होगा, देखो डबल क्वोट्स के अंदर ये कैरेक्टर्स है जो कि सीक्वेंसली स्टोर्ड है, फिर इसको क्लोज किया, फिर प्लस है, फिर वर्ल्ड, यानी कि दो स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग ये एक स्ट्रिंग ये, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये वाला स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक है, हाँ। अब लेंथ, हमें लेंथ अगर काउंट करना है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो काउंट द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, कितना उसमें कैरेक्टर्स स्टोर है, यानी कि लेंथ कितना है, लेंथ, फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो, अब इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 5। सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट्स ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग, ये एक्सट्रैक्ट करता है कि स्पेसिफिक पोर्शन स्ट्रिंग का, जैसे हेलो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1:4 है, तो इसमें देखा जाए तो ये पहला वाला लिया, उसके बाद ये लास्ट वाला लिया। ठीक है, 1 4 1 4, इनको एक्सट्रैक्ट किया, उसने निकाल दिया 1 H और O को, और जो एक्सट्रैक्ट करके बचा, ये बचा ELL। ठीक है, ये हो गया इंडेक्सिंग। एक्सेस ए कैरेक्टर बाय इट्स पोजीशन, एक्सेस करना किसी पोजीशन को, जैसे कि हेलो फिर 0, यानी कि फर्स्ट कौन सा है, 0 H। सर्चिंग, सर्च करना हेलो डॉट फाइंड ई कहाँ पे है, तो फर्स्ट लोकेशन पे, 0 के बाद 1 आता है तो ई है ना। सब्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग, जैसे हेलो डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करना है इसके जगह एल की जगह पी को, तो रिप्लेस कर दिया स्ट्रिंग में HELL की जगह PPO, हेप्पो कर दिया। ठीक है, केस कन्वर्जन, केस कन्वर्जन में जैसे हेलो डॉट अपर, यानी कि अब ये क्या परफॉर्म करेगा, ये अपर केस में कर देगा, या HELLO, मतलब कि अब कैपिटल लेटर में हो गया, यानी कि अपर केस। तो ये सब था स्ट्रिंग, और ये पूरा था आपका यूनिट 1। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा इतना, और जो कुछ टॉपिक रह चुके हैं और जो नहीं समझ आए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये वीडियो लेक्चर भी हमारा पहला है, तो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया जितना मेरे से हो सका। तो जो टॉपिक रह गए और जो टॉपिक आपको इसमें समझ नहीं आए,
उनको आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। चाहे 2 ही लोग कमेंट क्यों ना करें, चाहे 1 लोग या 10 लोग 20 लोग जितने भी कमेंट करें कर देना, क्योंकि मैं उसको फिर से मतलब एक बार फिर से एक वीडियो बना दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है करना। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज लव इट। और ओके, मिलते हैं अगले यूनिट 2 पे। बाय।